200 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर अपना साया डाला रहा। वो व्यापारी बनकर आए थे मसाले और कपड़े की तलाश में, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा जल्द ही कुछ और भयानक में बदल गई। विजय और नियंत्रण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी जिसकी भूख लाभ के लिए अतृप्त थी, इस विशाल चोरी का हथियार बन गई। उन्होंने भारत का खून चूस लिया, शोषण के जरिए इसकी संपत्ति लूट ली। यह निबंध ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अंधेरे पेट में जाएगा, इस लूट के तरीकों और भारत के लिए इसके विनाशकारी परिणामों को उजागर करेगा। भारत में अंग्रेजों का आगमन हमारे इतिहास में एक लंबे और दर्दनाक अध्याय की शुरुआत थी। जो व्यापार के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही हमारे राष्ट्र के संसाधनों की व्यवस्थित लूट में बदल गया। यह सिर्फ शोषण नहीं था, यह हमारे समाज के ताने बाने पर एक सोची समझी चोट थी, जिसे लाखों भारतीयों की कीमत पर ब्रिटेन को समृद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया था। हमें अपनी संपत्ति, अपने उद्योगों और यहां तक कि अपनी गरिमा को भी त्यागने के लिए मजबूर किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी निजी सेनाओं और अतृप्त लालच के साथ भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करती गई। एक समय का महान मुगल साम्राज्य इस नई औपनिवेशिक ताकत के भार तले बिखर गया। स्थानीय शासकों को या तो मजबूर किया गया या उनके साथ साठगांठ की गई और वे अपने ब्रिटिश आकाओं के हाथों की कठपुतली बन गए। कंपनी का शासन क्रूरता, लालच और भारतीय लोगों के कल्याण के प्रति पूर्ण अवहेलना से चिह्नित था। भारत की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से ध्वस्त करना शुरू हो गया। पारंपरिक उद्योग, जो अपने शिल्प कौशल और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, जानबूझकर नष्ट कर दिए गए। अंग्रेजों ने भारतीय बाजार को अपने कारखानों से सस्ते, बड़े पैमाने पर उत्पादित माल से भर दिया, जिससे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों का सफाया हो गया। यह मुक्त व्यापार नहीं था, यह भारत को ब्रिटिश सामानों के लिए एक बंदी बाजार और सस्ते कच्चे माल के स्रोत में बदलने की एक सोची समझी रणनीति थी। अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण की एक अत्याधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिसे भारत को गरीब करते हुए अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट किया गया था। उनके प्राथमिक उपकरणों में से एक अनुचित व्यापार व्यवहार था। भारत, जो कभी अपने उत्तम वस्त्रों और अन्य निर्मित वस्तुओं के लिए जाना जाता था, को ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनने के लिए मजबूर किया गया था। कपास, नील, अफीम और अन्य मूल्यवान संसाधनों को ब्रिटेन को बहुत ही कम कीमतों पर भेज दिया जाता था, केवल तैयार उत्पादों में बदल दिया जाता था और भारतीयों को अत्यधिक दरों पर वापस बेच दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर भारतीय लोगों पर करों का भारी बोझ लाद दिया। भू राजस्व प्रणाली, जिसे किसानों से अधिकतम राजस्व निकालने के लिए डिजाइन किया गया था, ने किसानों को गरीबी और कर्ज में धकेल दिया। नमक कर, एक बुनियादी जरूरत पर एक विशेष रूप से क्रूर लेवी, ने व्यापक आक्रोश फैलाया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक रैली का मुद्दा बन गया। भारतीय जीवन के हर पहलू, जमीन से लेकर नमक तक, को बेरहमी से मुद्रीकृत किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए उसका शोषण किया गया। अंग्रेजों ने भारत के मौजूदा उद्योगों को भी व्यवस्थित ढंग से ध्वस्त कर दिया। भारतीय वस्त्र, जो अपनी गुणवत्ता और शिल्प कौशल के लिए प्रिनाउंड थे, ब्रिटिश आयात द्वारा व्यवसाय से बाहर कर दिए गए थे। लोहे के कारखाने, शिपयार्ड और अन्य पारंपरिक उद्योगों का भी यही हश्र हुआ। इस डिइंडस्ट्रियलाइजेशन ने न केवल लाखों भारतीयों को गरीब बना दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भारत आर्थिक रूप से ब्रिटेन पर निर्भर रहे। अंग्रेज संसाधनों के भूखे भारत के प्राकृतिक धन को लूट लिया। सोना, हीरे और अन्य कीमती धातुओं को साम्राज्य के खजाने को भरने के लिए भेज दिया गया था। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मूल्यवान हीरों में से एक कोहिनूर को भी नहीं बख्शा गया और यह ब्रिटिश ताज में एक शानदार ट्रॉफी बन गया। इस लूट का पैमाना चौंका देने वाला था, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों द्वारा भारत से निकाली गई संपत्ति का सटीक आंकड़ा लगाना एक कठिन काम है। उनके द्वारा नियोजित तरीके जटिल थे और अक्सर जानबूझकर अस्पष्ट थे। हालांकि यहां तक कि रूढ़िवादी अनुमान भी चौंका देने वाले अनुपात की तस्वीर पेश करते हैं। इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति के लिए समायोजित अरबों से लेकर खरबों डॉलर तक के आंकड़े पेश किए हैं। हालांकि सच्ची लागत किसी भी मौद्रिक मूल्य से कहीं आगे जाती है। भारत से धन की निकासी का उसकी अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अनुचित व्यापार प्रथाओं के साथ साथ उद्योगों के व्यवस्थित विनाश से व्यापक गरीबी
और बेरोजगारी फैली। वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी, जो कभी पर्याप्त थी, ब्रिटिश शासन के तहत गिर गई। एक समय का समृद्ध राष्ट्र आर्थिक रूप से पिछड़ गया। इसके लोग गरीबी और कर्ज के चक्र में फंस गए। इस आर्थिक शोषण की मानवीय कीमत बहुत बड़ी थी। लाखों भारतीय अकाल में मारे गए। ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम, जिसने मानव जीवन पर लाभ को प्राथमिकता दी। 1770 का बंगाल अकाल, जिसने अनुमानित 1 करोड़ लोगों की जान ले ली, ब्रिटिश शासन की क्रूरता का एक भयानक प्रमाण है। बहुतायत के समय में भी भारतीयों को उनके अपने श्रम के फल से वंचित रखा गया। गरीबी में जीने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनकी संपत्ति ब्रिटेन भेज दी गई। इस व्यवस्थित लूट के परिणाम आज भी महसूस किए जाते हैं। भारत, जो कभी एक आर्थिक महाशक्ति था, आज भी उपनिवेशवाद की विरासत से जूझ रहा है। गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताएं, औद्योगिक विकास की कमी और देश के कई हिस्सों में लगातार गरीबी, सभी ब्रिटिश लालच के लिए भारत द्वारा चुकाई गई कीमत की भयानक याद दिलाते हैं। अंग्रेजों ने आखिरकार 1947 में भारत छोड़ दिया, लेकिन उनके जाने से उपनिवेशवाद के जख्म नहीं मिटे। नए स्वतंत्र राष्ट्र को एक बिखरी हुई अर्थव्यवस्था, एक गंभीर रूप से विभाजित समाज और शोषण की विरासत में मिली, जो आज भी एक लंबी छाया डाले हुए है। 2 सदी के ब्रिटिश शासन के बाद भारत का पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जो आज भी जारी है। ब्रिटिश शासन के दौरान धन की निकासी ने भारत को आर्थिक रूप से अपंग बना दिया। उद्योगों का पुनर्निर्माण, रोजगार सृजन और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए प्राथमिक चुनौतियां बन गई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने इस कार्य को और भी कठिन बना दिया, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और हिंसा हुई। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने आजादी के बाद के दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्र एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। इसके उद्योगों का विकास हुआ है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि उपनिवेशवाद की विरासत भारत के वर्तमान और भविष्य को आकार देती रहती है। सच्चे आर्थिक न्याय के लिए लड़ाई जारी है। ब्रिटेन से मुआवजे की भारत की मांग बदला लेने के बारे में नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करने के बारे में है जो राष्ट्र पर हुआ था। यह उन चुनौतियों की जड़ों को समझने के बारे में है जिनका सामना भारत आज कर रहा है, और यह सुनिश्चित करना है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान लाखों भारतीयों के बलिदान को